स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। तो चलिए हम लोग एसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन को देख रहे थे, अल्टरनेटिंग करंट। तो चलिए कुछ अगला देखेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग पहले अगले क्लास में पढ़ा था कि एक चक्र के लिए माध्य धारा का व्यंजक निकालें, ठीक है। उसके आगे कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, यानी हम बारी बारी से सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हुए एक भी टॉपिक आपसे मिस नहीं होगा हमारे क्लास में। लगातार बने रहिए हमारे क्लास के साथ, एक भी टॉपिक मिस नहीं होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसी सर्किट, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, यानी कैसा कैसा परिपथ होता है प्रत्यावर्ती धारा में। तो सबसे पहले देखिएगा, ऐसे मुख्य रूप से हम लोग तीन परिपथ होते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहला एल, ठीक है ना। एल परिपथ में देखेंगे, एल परिपथ, एल परिपथ में देखेंगे, सॉरी एल परिपथ। उसके बाद हमारा आता है, जैसे देखिए बारी बारी से चीजों को देखते हैं। जैसा कि जान रहे हैं आप लोग एल परिपथ में क्या हो जाएगा, तो एल का मतलब जो होता है वो कुंडली होता है। क्या होता है? एल का मतलब कुंडली। एल का मतलब क्या होता है? कुंडली होता है। एल का मतलब कुंडली। चलिए देखते हैं चीजों को। एल परिपथ, एल परिपथ में क्या हो जाएगा? कुंडली, यानी कि जो परिपथ निर्माण होगा वो किस रूप से होगा? कुंडली के रूप से होगा। तो बोल सकते हैं केवल कुंडली में, है ना। इसको किस रूप से जोड़ेंगे? एसी सर्किट से जोड़ देंगे। तो ये जो परिपथ कहलाएगा क्या कहलाएगा? कुंडली से। या बोल सकते हैं केवल एल के लिए, केवल एल परिपथ, है ना। अगला देखेंगे केवल, केवल अगला देखेंगे केवल आर परिपथ। तो आर परिपथ में क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम लोग फिगर को ड्रॉ कर चुके होंगे। ध्यान से चीजों को देखिए, एकदम समझ में आएगा, पूरी तरह से समझ में आएगा। उसके बाद जो अगला आएगा वो हमारा आ जाएगा संधारित्र वाला, बोल सकते हैं ये, या सिर्फ केवल संधारित्र के लिए रख सकते हैं, केवल संधारित्र के लिए, केवल संधारित्र के लिए। तो केवल संधारित्र के लिए बोल सकते हैं केवल सी के लिए, है ना। तो इस तरह का क्या हो जाएगा फिगर हमारा? कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब यहां तक हम लोग समझ लिए केवल एल के, एल परिपथ के लिए, केवल आर परिपथ के लिए और केवल सी परिपथ के लिए। उसी तरह देखेंगे हम लोग एल सी, उसके बाद देखेंगे आर सी, या बोल सकते हैं सी आर, उसके बाद एल आर। कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल सी, एल सी परिपथ के लिए देखेंगे। तो एल सी परिपथ कहने का मतलब क्या? एल और सी दोनों। चलिए देखते हैं एलसी परिपथ के लिए। एलसी कहने का मतलब क्या? एल और सी दोनों। एल कहने का मतलब कुंडली और सी कहने का मतलब क्या? संधारित्र। तो दोनों को मिक्स करके जो हमारा सर्किट बनेगा वो एलसी परिपथ कहलाएगा। तो जैसे हम लोग बना रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा एल, और अगला जो बनाएंगे वो क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। इसके मिलने से जो हमारा सर्किट बनेगा वो क्या कहलाएगा? एलसी परिपथ कहलाएगा। अगला देखेंगे सी आर। क्या देखेंगे? सी आर परिपथ में, परिपथ में। तो सीआर परिपथ में क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, सीआर परिपथ में हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सी कहने का मतलब क्या? कैपेसिटर, और आर कहने का मतलब क्या? रेजिस्टेंस। इस तरह से हम लोग फिगर को ड्रॉ कर चुके होंगे, है ना। चलिए तो इस तरह से चीजों को ध्यान से देखिएगा। अब अगला सीआर हो गया। अब देखेंगे अगला एलआर परिपथ के लिए। तो एलआर परिपथ के लिए देखेंगे, तो एल कहने का मतलब कुंडली, और आर कहने का मतलब हमारा हो जाएगा कैपेसिटर। एक मिनट, आर कहने का मतलब कैपेसिटर। आगे ऐसा क्यों होगा? ये चीज इधर क्यों नहीं चल रहा है? चलो चलिए, ठीक है। तो इस तरह से जो परिपथ का निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा? एल आर परिपथ कहलाएगा। समझ में आया? तो देखिए ध्यान से सभी चीजों को देख रहे हैं, एल परिपथ के लिए, आर परिपथ के लिए और सी परिपथ के लिए। उसी तरह देखें एल सी, सी आर और एल आर परिपथ के लिए। इस तरह से हमने कितने परिपथ देखे? 1 2 3 और ये 4 5 6। एक लास्ट परिपथ आ जाता है एल सी आर। कहने का मतलब एल भी शामिल रहेगा, आर भी शामिल रहेगा और सी भी शामिल रहेगा। कहने का मतलब कुंडली भी शामिल रहेगा, संधारित्र भी शामिल रहेगा और प्रतिरोध भी शामिल रहेगा।
तो अब अगला देखेंगे क्या हो जाएगा। जैसे देखिए हमने भी पढ़ा एल परिपथ, आर परिपथ और सी परिपथ, उसी तरह एल सी, आर सी, एल आर, सारे परिपथ को हमने देख लिए। अब क्या होता है, एक और मिक्स होता है, जो कौन कौन सा रहता है, वो तीनों आपका मिक्स होकर बनेगा। जैसे मैंने एल सी आर परिपथ में, एलसीआर परिपथ में देखेंगे तो एलसीआर परिपथ का जो कहानी है, कहने का मतलब कि इसमें एल भी शामिल होंगे, आर भी शामिल होंगे और सी भी शामिल होंगे। एल भी शामिल होंगे, आर भी शामिल होगा और सी भी शामिल होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग एक परिपथ बनाएंगे। एल कहने का मतलब कुंडली, सी कहने का मतलब संधारित्र और आर कहने का मतलब क्या, रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह से जो फिगर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एल, ये हमारा हो गया सी और ये हमारा हो गया आर। तो एलसीआर परिपथ हो गया। तो इस प्रकार से सारे परिपथ को हमने देख लिया। एल परिपथ को देख लिया, एल परिपथ को देख लिया, आर को देख लिया, सी आर को देख लिया, एल आर को देख लिया, आर सी को देख लिया और सी आर को, सॉरी एल आर सी और सी आर हो गया ना, और फिर एल सी को देख लिया, है ना। तो इस प्रकार से हमने सारे परिपथ को देख लिया। तो चलिए अब देखते हैं कुछ अलग। तो कहने का मतलब है कि जितने सारे आपको परिपथ बताएंगे, जितने सारे भी आपको परिपथ बताएंगे, उस सारे परिपथ से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। लेकिन उसके पहले भी कुछ जानकारी हमें बहुत आवश्यक है, तो उस जानकारी को सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो जानकारी क्या है वो ध्यान से सुनिएगा, तब तक हम इसे साफ कर लेते हैं। तो जानकारी को ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए ध्यान से, कहने का मतलब कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है प्रतिघात, यानी प्रतिघात किसे कहते हैं, प्रतिघात, प्रतिघात किसे कहा है ना, ये सबसे पहला क्वेश्चन आएगा। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो प्रतिबाधा कहलाता है, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा किसे कहते हैं, है ना। ये दो क्वेश्चन आप सोच लीजिए या याद कर लीजिए, तभी आप सारे क्वेश्चन को डील कर पाइएगा। इसमें आपको कुछ चीजों का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, या कहने का मतलब है कुछ ऐसे चीजें हैं जिसे हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस चीजों का ज्ञान ज्ञात होगा। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, प्रतिघात, ध्यान से सुनिएगा। किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली या केवल संधारित्र, क्या बोले, किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली या केवल संधारित्र, केवल कुंडली या केवल संधारित्र के द्वारा धारा का जो विरोध होता है, केवल कुंडली या केवल संधारित्र के द्वारा धारा का, कहने का मतलब किसका विरोध होता है, धारा आई का विरोध होता है, उसे हम लोग प्रतिघात कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, केवल कुंडली कहने का मतलब है प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में, फिर से प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली या केवल कुंडली या केवल कुंडली, कुंडली कहने का मतलब एल, या केवल 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 संधारित्र, संधारित्र का, संधारित्र से धारा का, किसका, धारा का क्या करता है, विरोध करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। प्रतिघात को हम लोग देखिए, इसमें दो प्रकार है, केवल एल है और केवल सी है। तो बोल सकते हैं केवल कुंडली, या बोल सकते हैं कुंडली के प्रतिघात को एक्स एल से सूचित किया जाता है और संधारित्र के प्रतिघात को एक्स सी से सूचित किया जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, कुंडली के प्रतिघात को एक्स एल से सूचित किया जाता है और संधारित्र के प्रतिघात को एक्स सी से सूचित किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप, या सारे तथ्य को आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो प्रतिबाधा है, क्या है, प्रतिबाधा। तो इसमें जो हो जाएगा, इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली, संधारित्र या प्रतिरोध, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली, संधारित्र या प्रतिरोध में से कोई दो या तीनों के द्वारा धारा का जो विरोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं प्रतिबाधा। क्या बोले, फिर से रिपीट कर रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली, प्रतिरोध, संधारित्र में से कोई दो या तीनों के द्वारा धारा का जो विरोध होता है, उसे हम लोग प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा को जेड से सूचित किया जाता है, प्रतिबाधा को किससे सूचित किया जाता है, जेड से सूचित किया जाता है, या बोल सकते हैं कहीं कहीं आप लोग को एक्स जेड की गणना भी मिल जाएगी।
तो चलिए इस बात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, कहीं कहीं आपको x से z भी मिल जाएगा और कहीं कहीं z भी मिल जाएगा। साधारणतः x से z ही मिलते हैं, तो इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, आप लोग इसे ध्यान से देखते रहिएगा। तो देखिए कहने का मतलब है प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा के बारे में हमने देख लिया कि L, R और C इसमें से कोई दो या तीनों के द्वारा धारा का विरोध या उसकी सहायता से हमने देख लिया क्या, उसकी सहायता से हमने देख लिया कि इसे किससे सूचित करते हैं, जेड से। एक से जेड भी बताया, लेकिन साधारणतः क्या होता है, मतलब अधिकतर किताबों में आप बोल सकते हैं, कई लोग आप लोग कहीं भी देखे भी होंगे अधिकतर किताबों में, तो वो जेड से ही सूचित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग चीजों को ज्ञात कर लेंगे। तो समझ में आया इतना सारा कुछ। अब हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक एक पॉइंट पढ़ाया जाएगा, ना कि आपको कहने का मतलब हर एक चैनल पे आपने देखा होगा कि क्या किया जाता है कि मान लेते हैं कि हमारा आइस पढ़ना है, ठीक है, तो उसमें से एक आइस के बारे में बता करके बंद कर दिया गया, चैप्टर क्लोज। ठीक है, धारा पढ़ना है तो सिर्फ धारा के बारे में बताकर बंद कर दिया गया। ठीक है, तो उसी तरह धारा पढ़ना है तो वो मतलब कुछ मुख्य मुख्य तथ्य ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमारे मुख्य मुख्य तथ्य कहने का मतलब जो आपको पता होगा, ठीक है ना, जो आपको पता होगा, जिसके बारे में आपको जानकारी होगी, वही चीज आपको बताया जाएगा। लेकिन हमारे चैनल पे क्या किया जाता है, सारे बातों को या बोल सकते हैं 12th के सारे एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट्स को पढ़ाया जाता है, हर एक पॉइंट्स का डिफिनेशन बताया जाता है, डिफिनेशन के साथ हम लोग सारी चीजों को क्लियर करते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल पे साथ बने रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए तो कुछ अलग क्वेश्चन या कह सकते हैं कि हम लोग जो एल और सी और आर परिपथ पढ़े थे उससे रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन को डील करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, लिख भी लीजिएगा जिससे लिखने की इच्छा होगी। कहने का मतलब है सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार होगा कि केवल कुंडली के लिए प्रवाही धारा का व्यंजक प्राप्त किया। बोल सकते हैं क्वेश्चन के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली के लिए, यानी सॉरी कुंडली के लिए नहीं बनाई। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, सबसे पहले चीजों को देखते हैं धीरे धीरे से, यानी कहने का मतलब जब कुंडली पढ़ेंगे तो इसमें संधारित्र या धारिता की बात आएगी। तो सबसे पहले हम कुंडली को नहीं देखते, सबसे पहले प्रतिरोध को ही देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोध को देखेंगे फिर आगे चलेंगे कुछ और। चलो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रतिरोध। क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध के लिए प्रवाही धारा का व्यंजक प्राप्त करें। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध के लिए प्रवाही धारा का क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है। तो चलिए चीजों को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कहा क्या गया केवल प्रतिरोध के लिए, तो केवल प्रतिरोध कहने का मतलब इस तरह का फिगर आएगा, आपको बता दिया गया, आपने उसे नोट भी किया होगा, भरोसा तो है हमें कि आप लोगों ने नोट किया होगा उसे। तो ये हो गया हमारा सर्किट, ये हमारा क्या है आर। चलिए तो क्या करेंगे, इसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, हार्ड नहीं है, कोई कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ठीक है। आपको एसी से एकदम डर खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, आर है ना, केवल प्रतिरोध के लिए। चलिए हम लोग ओम के नियम से चलेंगे, किसके नियम से चलेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से चलेंगे, ओम्स लॉ, भाई ओम्स लॉ, ओम के नियम से चलेंगे। हम लोग जनरली पढ़े हैं फार्मूला जो ओम का, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। एक बात ये भी जानते होंगे कि जो V है, सॉरी आई इंटू आर, जो V है वो E के बराबर होता ही होता है, ये भी पता होगा आपको, पिछले क्लास में बता दिया है V जो होता है किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है। नहीं पता है तो फिर इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं एक बात कि विद्युत वाहक बल E बराबर V इंटू कैपिटल R, सॉरी I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। जब यहाँ पर धारा का मान शून्य माना गया था, या बोल सकते हैं कि जब धारा प्रवाहित ना हो परिपथ में, तो वहां पर I का मान शून्य हो गया था, तो ये का इसका मान शून्य, तो कहने का मतलब ये पूरे का मान शून्य हो जाएगा ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि E जो था, या बोल सकते हैं कभी कभी आपने ये भी देखा होगा विद्युत वाहक बल को, E इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है ना। तो ये जो है किसके बराबर है, तो V के बराबर है, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया था हमारा, V हो गया था। तो यहां से आप याद कर सकते हैं कि V जो है E के बराबर है ना। तो यहां से निकाल सकते हैं कि E बराबर लिख सकते हैं I इंटू आर। यहां से धारा का मान यदि आप निकालना चाहेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, E बटा R, कोई दिक्कत। धारा का मान निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर E बटा R। तो इस तरह से आप लोग चीजों को ज्ञात कर सकते हैं। हमने भी कुछ देर पहले, या बोल सकते हैं पिछले वीडियो में हमने देखा था कि I जो होता है वो, I जो होता है, ध्यान दीजिएगा, I जो होता है वो I नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होता है।
आई जो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा आई जो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होता है, तो ई भी क्या हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा वो भी ध्यान दीजिएगा। यदि हम यहाँ पर r को कांस्टेंट मानते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देख लेते हैं चीजों को, i इज इक्वल टू लिखा गया e बटा r, ठीक है ना। यदि हम यहाँ पर r को कांस्टेंट मानते हैं, यदि हम r को कांस्टेंट मान लें, ठीक है ना, तो r को यदि कांस्टेंट मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा e का। कहने का मतलब इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, इसका मान घटेगा तो इसका मान भी घटेगा। तो कहने का मतलब क्या बोला है कि इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ेगा, जब इसका मान घटेगा तो इसका मान घटेगा। कहने का मतलब जब धारा का मान उच्चतम हो जाए, या बोल सकते हैं धारा का मान जब आई नॉट हो जाए, हमने आपको जब स्टार्ट किए थे आपका ये अल्टरनेटिंग करंट, तो पहले वीडियो में इसके बारे में समझा दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा इसका मान यदि उच्चतम हो, या बोल सकते हैं जब ये अधिकतम धारा को प्राप्त कर ले, तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल का मान भी अधिकतम हो जाए, होगा या नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पर याद कर सकते हैं कि I जो होता है I नॉट sin ओमेगा t के बराबर होता है, I नॉट sin ओमेगा t के बराबर होता है, तो क्या E जो होगा E नॉट sin ओमेगा t के बराबर नहीं होगा। क्यों, हमने उस वीडियो से, या बोल सकते हैं अगले वाले वीडियो में देख लीजिए, नहीं तो फिर इस रिगार्डिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा I जो होता है I नॉट sin ओमेगा t के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं E जो होता है E नॉट sin ओमेगा t के बराबर, ठीक है ना। E जो होता है E नॉट sin ओमेगा t के क्या होता है बराबर होता है। फिर से एक बार चीजों को समझते हैं, ठीक है। देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं। I जो है I बराबर E बटा R, सबको समझ में आ रहा है। R को यदि कांस्टेंट मान लिए तो I जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E का। कहने का मतलब I का धारा का मान उच्चतम हो जाए तो विद्युत वाहक बल का मान भी उच्चतम होगा, धारा का मान न्यूनतम हो जाए तो विद्युत वाहक बल का मान भी न्यूनतम होगा। कहने का मतलब जब परिपथ में धारा महत्तम एकदम महत्तम, तो कहने का मतलब I नॉट से सूचित करते हैं महत्तम धारा को, तो I नॉट हो जाए तो उस समय विद्युत वाहक बल का मान कितना हो जाएगा E नॉट हो जाएगा। हमने यहाँ पर याद किया कि I जो होता है, ध्यान दीजिएगा I जो होता है I नॉट sin ओमेगा t के बराबर होता है, तो यहाँ से यदि हम I के हटा करके I नॉट sin ओमेगा t को डालें, तो यहाँ पर E को हटा के E नॉट sin ओमेगा t नहीं डालेंगे उस नियम के हिसाब से, उस नियम के मुताबिक, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर E का वैल्यू डाल रहे हैं, E का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और बाकी का आंसर निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, चीजों को ध्यान से पढ़िए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से यदि हम निकाल रहे हैं, यहाँ से यदि हम निकालते हैं, देखिए ध्यान से, ओम की नियम से चला था ना, V बराबर I इंटू R, तो E बराबर सॉरी I बराबर E बटा R, है ना। चलिए यहाँ तक देख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसे हम सॉल्व कर रहे हैं ना, इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा चीजों को। तो देखिए यहाँ से हम लोग इस हिसाब से चलेंगे, I बराबर जो हो जाएगा E नॉट sin ओमेगा t के बराबर हो जाएगा, sin ओमेगा t के बराबर हो जाएगा, और बटा में क्या है R है। अब देखिए हमें धारा का मान उच्चतम प्राप्त करना, उच्चतम धारा के लिए उच्चतम धारा के लिए हम क्या बताए थे, देखिए जब धारा का मान महत्तम प्राप्त करना हो तो कोण को हम किसके बराबर मान लेंगे, कोण के रिस्पेक्ट में जो भी टर्म रहेगा, या बोल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी के जो टर्म है उसको हम 1 के बराबर मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहां से देख सकते हैं धारा के महत्तम मान के लिए महत्तम मान के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से देखिएगा ध्यान से, जो साइन ओमेगा टी है, जो साइन ओमेगा टी है उसका वैल्यू कितना मानेंगे 1 मानेंगे, किसके लिए, धारा के महत्तम मान को प्राप्त करने के लिए। तो आई का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ई बटा आर के बराबर हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत, इस प्रकार से हम चीजों को ध्यान से पढ़ रहे होंगे और बारी बारी से देखेंगे हर चीजों को, तो कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको ये भरोसा दिया गया है कि इस वीडियो में आपको एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट 12 के रिगार्डिंग पढ़ाए जाएंगे, यानी बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बोल सकते हैं 12th के एग्जाम के लिए, आपका फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित है। तो चलिए, तो इस चीजों को समझिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, फिर अगला क्वेश्चन आएगा आपके पास। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन निकालेंगे हम लोग केवल कुंडली के लिए प्रवाही धारा का मान ज्ञात करना, या क्वेश्चन को इस प्रकार से कह सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली के लिए प्रवाही धारा का व्यंजक प्राप्त करें। चलिए जितना आसान सुनने में लगा उतना ही आसान आप लोग इसे बना दीजिएगा। किसके लिए बनाया, केवल कुंडली के लिए, केवल कुंडली के लिए, केवल कुंडली के लिए, ठीक है।
अब देखिए चीजों को सॉल्व करते हैं। केवल कुंडली के लिए निकालना है तो जो हम लोग फिगर बनाएंगे कुंडली के रिस्पेक्ट में ही बनाएंगे। सबका फिगर बनाते हुए चलना, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए कौन किसके नियम से चलेंगे, फैराडे के नियम से चलेंगे। नियम से फैराडे के नियम से चलेंगे तो फार्मूला आपको पता होगा, ये बराबर फार्मूला होता है d5 बटा dt। ये फैराडे का नियम का फार्मूला है। किस नियम का फार्मूला है, फैराडे का नियम। E बराबर d5 बटा dt, E बराबर d5 बटा dt, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को बराबर होता है किसका, A का। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फाई का जो वैल्यू होता है वो L into I के बराबर होता है, स्वप्रेरण की परिभाषा से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फाई बराबर जो फार्मूला होता है L into I होता है, तो फाई को हटाकर हम L into I डाल सकते हैं, तो E is equal to L into DI डाल सकते हैं, कोई दिक्कत, ये भी आपका फैराडे का नियम ही कहता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। चलो ध्यान दीजिएगा, अगला आगे क्या करेंगे इसको। चलो तो ध्यान दीजिए, ये वाले को इधर कर देते हैं, बाकी को उधर कर देते हैं। तो कहने का मतलब लिख सकते हैं L into DI, L into DI, और उसके बाद लिखा हुआ ADT, यहाँ पर DI को छोड़ देंगे क्योंकि धारा का वैल्यू निकालना है, तो बचा क्या EDT बटा, ऐसे कोई दिक्कत। चलिए हम लोग पता है अभी हमने निकाला क्या, E बराबर जो होता है E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो DI इज इक्वल टू आ गया होगा आपका E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में dt, और बटा में क्या है L। कुछ फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, DI E नॉट बटा L को हम बाहर कर रहे हैं, फार्मूला देखिएगा साइन n, इसको कितना मानेंगे n, इसको यानेंगे x, फिर dx। कहने का मतलब फार्मूला देखिएगा साइन n x dx इज इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस कॉस n x बाई n, माइनस कॉस n x बाई n। तो इस फार्मूले पे इसे क्या करेंगे हम लोग, ब्रैक करेंगे। तो ब्रैक कर रहे हैं, कहने का मतलब क्या है, माइनस कॉस n x बाई n, माइनस कॉस n x बाई n, माइनस को बाहर करते हैं, कॉस n x बाई n, कॉस n x बाई n, n कहने का मतलब क्या, ओमेगा टी, और बटा में क्या है n लिखना है, तो n करने का मतलब क्या, ओमेगा n x बाई n, तो n x बाई n। इस तरह सब चीजों को सॉल्व करेगा, ध्यान से, ठीक है। अब देखिए जाएगा, अब यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, इसे जब इंटीग्रेट करेंगे, इसे जब इंटीग्रेशन करेंगे, या बोल सकते हैं इसे इंटीग्रेशन में रखना पड़ेगा सबसे पहले, आप इसे इंटीग्रेशन में रख ही दीजिए। चलिए यहाँ से हम लोग इसे इंटीग्रेशन में डाल देते हैं, ठीक है। इसे इंटीग्रेशन में क्या, इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन साइन n x dx बराबर फार्मूला होता है माइनस cos n x बाई, ठीक है ना, माइनस cos n x बाई। चलिए तो क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर चुके होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आगे क्या करते हैं, माइनस cos n x बाई, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए क्या करना क्या है, अब इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग इसे साइन के रिस्पेक्ट में लाना पड़ेगा, क्योंकि हमने जाना था मात्रम धारा को प्राप्त करने के लिए साइन को 1 के बराबर मानते हैं, यानी साइन के सीक्वेंस में जो रहेगा उसी को 1 के बराबर मानेंगे। तो मान रहे हैं इसे, देखिए ध्यान से, साइन के सीक्वेंस में इसको लाना। तो कहने का मतलब इसे आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आई आ रहा है, इंटीग्रेशन dx बराबर x होता है ना, इज इक्वल टू e नॉट बटा ये ओमेगा को इधर लाएंगे तो l ओमेगा हो जाएगा। ऐसे आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसे सॉल्व करें, cos ओमेगा t क्या वो लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो लिख सकते हैं इसे। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसे लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, sin 90 और माइनस थीटा का मतलब क्या, ओमेगा t। 90 का एक और टर्म लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2, क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2। इस तरह से आप इसे ध्यान, क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2। तो इस तरह से सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, cos ओमेगा, या बोल सकते हैं cos थीटा का फार्मूला होता है sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा। एक बात और ध्यान दे देना है कि ये जो है मल्टीप्लाई में है, क्या है, क्योंकि यहाँ मैंने देखा था क्या है, मल्टीप्लाई में, तो ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है। तो ये देखिए माइनस है, इसको अंडर डालेंगे, तो अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, i की जगह पर i नोट हो जाएगा, और ये हो जाएगा e नोट बटा l ओमेगा हो जाएगा, l ओमेगा, और ये जो होगा माइनस को अंदर डालेंगे तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस,
तो कहने का मतलब लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी और प्लस में साइन ओमेगा टी सॉरी माइनस में पाई बाई इतना हमारा आ गया। चलिए हमें अधिकतम धारा प्राप्त करना है ना, क्या धारा प्राप्त करना है, अधिकतम धारा। तो अधिकतम धारा प्राप्त करना है तो क्या करेंगे हम लोग, पता है हमें साइन के टर्म में जो वाले सेट रहेंगे उसे क्या कर देंगे हम लोग, उसे 1 के बराबर मान। ठीक है, तो फार्मूला जो आएगा आई बराबर ई नॉट बटा एल ओमेगा आएगा, इससे कुछ ज्यादा तो आने वाला है नहीं। ई नॉट बटा क्या आ जाएगा, एल ओमेगा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पर जो धारा का मान आ गया वो कितना आ गया, ई नॉट बटा एल ओमेगा आ गया। तो यहाँ से अधिकतम धारा का मान किसके लिए, केवल कुंडली के लिए अधिकतम धारा का व्यंजक ये। तो चीजों को ध्यान से पढ़िएगा तो कुछ हार्ड नहीं लगेगा आपको, धीरे धीरे चीजों को ध्यान से देखिएगा तो हार्ड नहीं एकदम इजी बनते चला जाएगा आपके लिए। चलिए तो इतना आप लोग ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद फिर से इसके अलग कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो इतना सब कुछ देखने के बाद कुछ आगे देखेंगे, आगे क्या है हमारा ये ध्यान दीजिएगा। तो कुछ अलग चीजों को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमें अभी तक हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, जो आई जो होता है वो ई नॉट बटा एल ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है, कुछ और बातें हमने पढ़ी कि अधिकतम धारा के लिए भी होता है, अधिकतम धारा के लिए कहीं कहीं आपको मिल जाएगा जो अधिकतम धारा अभी आपको बताया था, जो अधिकतम धारा हम लोग सूची तक कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, आई नॉट से। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बटा एल ओमेगा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। आई नॉट इज इक्वल टू एल ओमेगा भी, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बटा एल ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस चीजों को। देखिए एक समीकरण निकला अभी आपके लिए एक समीकरण निकला, क्या वो समीकरण कुछ इस प्रकार से था, आई जो होता है ई नॉट बटा एल ओमेगा साइन ओमेगा, बोल सकते हैं साइन पाई बाई 2 सॉरी साइन ओमेगा टी और माइनस पाई बाई 2, यही आया था। तो अभी हमने क्या ज्ञात किया, अधिकतम मान के लिए जब हम लोग माने तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माने, तो आई नॉट का जो वैल्यू आया वो ई नॉट बटा एल ओमेगा के बराबर है, यानी ये तो वैल्यू हमने अधिकतम धारा के लिए सॉरी अधिकतम धारा के लिए तो मान सकते हैं कि हम लोग आई नॉट के बराबर निकालेंगे। तो आई नॉट आपको मिलेगा देखिए इस प्रकार से कि आई नॉट जो होता है ई नॉट बटा एल ओमेगा के बराबर होता है। तो देखिएगा अधिकतम धारा के लिए हमने निकाला, अधिकतम धारा के लिए निकाला क्या माने थे हम लोग, साइन जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा, क्या बोल सकते हैं साइन थीटा में जितने सारे कॉन्सेप्ट रहे वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो जैसे उसे 1 के बराबर कर दिए तो हमारा क्या आ गया था, जैसे देखिए इसको जैसे 1 के बराबर कर दिए तो हमारा क्या आ गया था, ई नॉट बटा एल ओमेगा के बराबर आ गया था। लेकिन अधिकतम धारा के लिए था आई नॉट हो जाएगा, आई नॉट बराबर ई नॉट बटा एल ओमेगा। अब ऐसे में हमें पता है कि जब धारा का मान अधिकतम होगा तभी इसका मान अधिकतम होगा। तो कहने का मतलब जब ई नॉट होगा तो ये आई नॉट होगा ही। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे आई नॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो आई नॉट करेंगे तो आई नॉट बराबर ई नॉट बटा एल ओमेगा आ गया, या बोल सकते हैं कि ई नॉट बटा एल ओमेगा बराबर आई नॉट होगा, कोई दिक्कत। तो कह सकते हैं यहां लिख सकते हैं ना आई बराबर आई नॉट, इसका वैल्यू कितने के बराबर, आई नॉट के बराबर, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई ओमेगा टी माइनस पाई बाई। यहां से कुछ क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, यहां से एक आध क्वेश्चन और आते हैं। कहने का क्वेश्चन की कालांतर का मान कितना होता है, कालांतर कहने का मतलब जो हमारा मुख्य टर्म है वो इतना सा है, ठीक है ना, ओमेगा टी एंगुलर वेलोसिटी के साथ में। तो जो भी आगे या पीछे या बेसी बोल सकते हैं, जो हमारा काम ज्यादा हो या काम कम हो तो वो कौन कर रहा है, पाई बाई 2 ही कर रहा है। तो कहने का मतलब जब यहाँ पर कुछ और टर्म लिखाएंगे या बोल सकते हैं कि यदि बोलते हैं कि आपका कालांतर का मान कितना हो, तो कालांतर का मान आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो कालांतर का मान है वो पाई बाई 2 के बराबर। दूसरी बात, कालांतर को हम लोग यहाँ पर 5 से सूचित करेंगे, किससे सूचित करेंगे, 5 से सूचित करेंगे। तो 5 से सूचित करके क्या कर सकते हैं कि कालांतर का मान कितने के बराबर हो, यानी ओमेगा टी के प्लस में या माइनस में जो टर्म है वो ही कालांतर का वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो यहां से कालांतर का वैल्यू जो है पाई बाई 2 के बराबर। यदि यहाँ पे प्लस रहता तो हम लोग प्लस पाई बाई 2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हम लोग माइनस पाई बाई 2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, और ना ही दिक्कत होनी चाहिए। चलिए तो देखते हैं चीजों को क्या कर सकते हैं, यानी 5/2 या बोल सकते हैं इसे लैंग्वेज में बोलेंगे तो बोल सकते हैं प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में विद्युत वाहक बल, या बोल सकते हैं प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा विद्युत वाहक बल से π/2 कोण से क्या हो गया है, पीछे हो गया है, जब वो किस में जोड़ा गया था, कुंडली में जोड़ा गया था। फिर से या बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज को चेंज करके, किसी कुंडली में धारा विद्युत वाहक बल से π/2 कोण से पीछे हो गया, π/2 कोण से क्या हो गया है, पीछे हो गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी।
अभी तक तो चलिए आगे कुछ और देखते हैं। चलिए अभी हमने फॉर्मूला देखा आई बराबर जो देखा वो ई नॉट बटा एल ओमेगा के बराबर है ना, ई नॉट बटा एल ओमेगा। यहां से देखिएगा ध्यान से, आपको एक बात और समझा दिया गया है कि कुंडली के प्रतिघात को xl से सूचित करते हैं। तो यहाँ केवल कुंडली के लिए निकाला गया है ना, केवल कुंडली के लिए, तो केवल कुंडली के लिए निकाला गया तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं ई नॉट बटा, क्या लिख सकते हैं, एक्स एल, ई नॉट बटा एक्स एल, ई नॉट बटा क्या लिख सकते हैं, एक्स एल से भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कुंडली जो है आपका एसी परिपथ के लिए भी अच्छा होता है और डीसी परिपथ के लिए भी अच्छा होता है। क्या कह सकते हैं कि एसी परिपथ के लिए भी बहुत अच्छा है कुंडली और डीसी परिपथ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बेहतर जो काम करता है वो डीसी परिपथ के लिए सबसे बेहतर काम करता है। तो यहां से क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली एसी के लिए काम करता है अच्छा या डीसी के लिए काम करता है, तो आप बोल सकते हैं कि अच्छा जो काम करता है वह बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा वो डीसी के लिए। उसी तरह अभी हमने पहले भी देख लिया कि वह प्रतिरोध का, प्रतिरोध का ही बात कर लो, प्रतिरोध का बात कर लेते हैं। तो प्रतिरोध का कहानी क्या था कि प्रतिरोध जो है प्रतिरोध जो है एसी और डीसी दोनों के लिए बराबर काम करता है, ये दोनों के लिए बराबर काम करता है। यहाँ पर एक और बात छूट गया, यानी कहने का मतलब यहाँ पर आपको कलांतर का वैल्यू जो बताए थे वो फाई का वैल्यू बताए थे π/2, तो π/2 यहाँ पर जो कलांतर का मान होगा वह शून्य के बराबर होगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। यानी कह सकते हैं क्वेश्चन ये आएगा कि प्रतिरोध में कलांतर का मान कितने के बराबर होता है, तो आप बोल सकते हैं कि प्रतिरोध में कलांतर का मान शून्य के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप चीजों को ज्ञात कर रहे होंगे। चलिए अगला देखिए, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। इसके रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन बता दिया कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में कुंडली जो है एसी के लिए भी काम करता है और डीसी के लिए भी काम करता है, लेकिन डीसी के लिए सबसे अच्छा काम करता है। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। चलिए क्वेश्चन को और अलग तरीके से देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो रहेगा हमारा संधारित्र के रिलेशन में रहेगा। हमने प्रतिरोध देखा, कुंडली देखा, अब संधारित्र को देखते हैं। तो संधारित्र से किस प्रकार बनाएंगे, तो चलिए संधारित्र का सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, केवल संधारित्र के लिए है ही तो। ये हमारा फिगर है, चलिए ठीक है ना। अब क्या करते हैं संधारित्र के लिए, कहने का मतलब संधारित्र का चर्चा हुआ तो सी के रिस्पेक्ट में कोई फार्मूला होना चाहिए, एक ऐसा फार्मूला होना चाहिए जिसमें सी भी शामिल हो। तो हम फार्मूला जानते हैं सी बराबर क्यू बटा वी, जानते हैं ना, सी बराबर क्यू बटा सी बराबर क्यू बटा वी, सी बराबर क्या जानते हैं क्यू बटा वी। लेकिन यहाँ पर विद्युत भाग बल का चर्चा जो हो रहा है वो भी किसके बराबर हो जाएगा, भी किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर, अभी ज्ञात होगा आपको। तो कहने का मतलब E इज इक्वल टू फार्मूला या बोल सकते हैं इस तरह से, जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप इस तरह लिख सकते हैं C बराबर जो हो जाएगा Q बटा E, बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा C E, कितना हो जाएगा C E। अब यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे, dq इज इक्वल टू dCE बटा dt और इधर भी बटा क्या कर देंगे dt, यानी समय के साथ डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। तो समय के साथ देखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि डी क्यू बटा डी टी, कहने का मतलब आवेश बटा समय बराबर धारा होता है या नहीं होता है, आवेश बटा समय बराबर धारा होता है या नहीं होता है। तो आवेश बटा समय बराबर तो धारा होता है, आपको पता है। यहाँ जो C है, यहाँ जो C है इसको हम लोग बाहर कर देंगे, यह हो जाएगा किसके बराबर, I के बराबर हो जाएगा। यहाँ जो C है उसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, या बोल सकते हैं डी आई भी रखेंगे आप, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन में खत्म ही हो जाएगा, है ना। इसको इंटीग्रेट करके खत्म कर दोगे, है कि नहीं, इस तरह से खत्म कर सकते हो। या कुछ और भी फार्मूलास यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं वहां पर से Q बटा T, यानी Q बटा T इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं I जानते हैं। तो dq बटा dt कितने के बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। तो I बराबर फार्मूला क्या क्या गया, C dE बटा dt। यहां तक दिक्कत किसी को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका क्या आ गया, यहाँ पर देखिए E का फार्मूला आप लोग जानते हैं, E नॉट साइन ओमेगा टी,
ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई ई बराबर क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो पता होगा ना, अभी तक हमने 3 बार यूज कर चुका है इस फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इस फॉर्मूला को हम लोग एसी को याद नहीं कर सकते अच्छी तरह से। चलो ध्यान दीजिएगा। तो आई बराबर जो आ गया वो इस प्रकार से आ गया, सी डी, या बोल सकते हैं ई का वैल्यू कितना आ गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और बटा में कुछ है वो ध्यान दीजिएगा डी। कुछ आपको ज्ञात होना चाहिए, क्या ज्ञात होना चाहिए, चलिए ज्ञात होना चाहिए। जैसे sin nx बटा dx का फॉर्मूला, ये बोल सकते हैं ई नॉट को भी इधर कर देंगे, तो यहां दे दीजिएगा ई नॉट इंटू सी, ई नॉट और सी हो जाएगा ना साथ में। अब यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से, sin, ये बोल सकते हैं d, d को आगे कर देंगे यहाँ पे, ये बोल सकते हैं d sin nx by dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है n into cos nx, n into cos nx, nx का मतलब क्या हो जाएगा, ओमेगा x। कोई दिक्कत, यानी कहने का मतलब कि d sin nx by dx का फॉर्मूला होता है माइनस, सॉरी सिर्फ d में है, डिफरेंशिएशन में तो सिर्फ ऐसे ही, या बोल सकते हैं हम, देखिए ध्यान से, d sin nx by dx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d cos nx by n, d cos nx by n, d cos nx by n, क्या हो जाएगा, d cos nx by n। फॉर्मूला को ध्यान से देख लीजिएगा, d cos nx by n हो जाएगा। दिक्कत है, यदि यही फॉर्मूला इंटीग्रेशन में होता तो माइनस में चला जाता। आप पिछले वीडियो में देख लिया था आप लोग कि साइन था, हम लोग cos के टर्म में से रिप्रेजेंट किया था तो माइनस में चला गया था, ये डिफरेंशिएशन के साइन में है इसलिए हम लोग प्लस में रखेंगे, ठीक है ना। तो इस चीजों को देखेंगे ध्यान से, यानी कहने का मतलब ओमेगा cos में चेंज करना है, लेकिन उसके पहले हमको n का वैल्यू कहने का मतलब क्या लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे cos, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, ओमेगा x, है ना। तो इस चीजों को आप सॉल्व कर रहे होंगे। अब ध्यान दीजिए कुछ अलग आपको नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा होगा वो ध्यान दीजिए, क्या नजर आ रहा होगा, हाँ एकदम नजर आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देख सकते हैं कि cos थीटा, या बोल सकते हैं यहां से आपको नजर आ रहा है cos थीटा इज इक्वल टू, पहले ही फार्मूला आपने देखा था। अब यहां से फार्मूला आप लोग खुद ही ज्ञात कर सकते हो, cos के रिस्पेक्ट में फार्मूला, तो cos के रिस्पेक्ट में फार्मूला हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसे आप तोड़ सकते हैं फिर से साइन में तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, i नॉट इज इक्वल टू ई नॉट cos, सॉरी ई नॉट सी ओमेगा, और यहां पर इसे चेंज करिएगा तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, कहने का मतलब पाई बाय 2, सॉरी 90 प्लस थीटा कहने का मतलब पाई बाय 2, और फिर ओमेगा, सॉरी यहाँ पे टी हो जाएगा, ओमेगा टी। आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो i इज इक्वल टू आ गया ई नॉट सी ओमेगा साइन ओमेगा टी को पहले कर दीजिए और पाई बाय 2 को बाद कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला तो बात है नहीं, कहने का मतलब तो प्लस का साइन है, यानी आपका जो वैल्यू आया कुछ इस प्रकार से आया। यहां से आप महत्तम धारा को ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं कि साइन ओमेगा टी और प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 को क्या कर दीजिएगा, इसके किसके बराबर मान लेना है, 1 के बराबर। तो आपका जो वैल्यू आने वाला है वो कुछ इस प्रकार से आने वाला है कि महत्तम धारा का ना, तो आई नॉट का वैल्यू आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा ई नॉट सी ओमेगा, ई नॉट सी ओमेगा के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, ई नॉट सी ओमेगा के बराबर आ जाएगा। यहां से सिर्फ आप धारा का, महत्तम धारा नहीं, सिर्फ आप धारा का मान ज्ञात कर रहे होंगे तो धारा आ जाएगा ई नॉट बराबर, सॉरी आई बराबर आई नॉट, आई बराबर आई नॉट आ जाएगा साइन, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 के बराबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर निकल चुका है आई नॉट ई नॉट सी ओमेगा सी के बराबर है, आई नॉट सी ओमेगा के बराबर है, हो गया। तो इस तरह से आप चीजों को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ जो आ गया आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। अब देखिए यहां पर भी कालांतर का मान पूछेगा, कालांतर का मान, तो कालांतर का मान देखिए आप प्लस पाई बाय 2 के रिस्पेक्ट में, प्लस पाई बाय 2 के रिस्पेक्ट में, तो प्लस पाई बाय 2 के रिस्पेक्ट में तो कहने का मतलब कि बढ़ेगा। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि संधारित्र में धारा का मान, संधारित्र में धारा का मान पाई बाय 2 कोण से विद्युत वाहक बल से आगे की ओर जा रहा है, क्या बोल सकते हैं इस तरह से, संधारित्र में धारा का मान पाई बाय 2 कोण से विद्युत वाहक बल से आगे की ओर जा रहा है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे ज्ञात कर सकते हैं। या आप इस तरह से ये भी देख सकते हैं कि आई जो होता है, देखें आई नॉट जो होता है वो ई नॉट सी ओमेगा के बराबर होता है। सी कहने का मतलब भी समझ में आ रहा होगा, सी, सी कहने का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, देखिए ध्यान से, सी कहने का मतलब समझ में आ रहा हो कि क्या है, कुंडली, सॉरी संधारित्र है। तो संधारित्र के रिस्पेक्ट में एक फार्मूला दिखाएंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा।
तो ध्यान दीजिएगा, यानी जो यहाँ जो फॉर्मूला आया आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट सी ओमेगा, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ई नॉट बटा 1 बटा सी ओमेगा, फिर तो वापस ऊपर ही जाएगा ना, है ना। तो यह क्या आ गया, आई नॉट के बराबर आ गया। तो आई नॉट बराबर हो जाएगा ई नॉट बटा सी ओमेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, किसके लिए है ये, किसके लिए है, संधारित्र के लिए। तो संधारित्र के प्रतिघात को किससे सूचित करते हैं, x c से सूचित करते हैं। यानी आई नॉट का जो वैल्यू आ जाएगा वो इसके बराबर भी आ जाएगा। आई नॉट का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर भी आ जाएगा, यानी x c के बराबर आ जाएगा। यानी फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x c बराबर लिख सकते हैं कि ई नॉट बटा सी ओमेगा 1 बटा सी ओमेगा। तो इस तरह आप लिख सकते हैं, या बोल सकते हैं इस तरह आप लिख सकते हैं 1 बटा सी ओमेगा, एक मिनट सॉरी एक्ससी बराबर लिख सकते हैं 1 बटा सी ओमेगा। तो 1 बटा सी ओमेगा कहने का मतलब 1 बटा सी ओमेगा का वैल्यू 2 पाई n होता है। फिर एक यहां से निकाल सकते हैं, आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। कालांतर का मान भी बता दिया गया आपको, और क्या क्या बता दिया गया है कि आई नॉट का वैल्यू भी कितना आएगा। तो इस तरह से हम बारी बारी से क्या कर दिए, सी को रिप्रेजेंट कर दिए, एल को रिप्रेजेंट कर दिया, आर को रिप्रेजेंट कर दिया। तो धीरे धीरे से क्या करेंगे हम लोग, इसे सारे को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो धैर्य रखिए, सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन मिलेगा, हमारे चैनल पे बने रहिए इसी तरह से।